हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और हम कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स और हिंदी मीडियम से है बेटा। ये चैप्टर नंबर 2 आपका जो इंडियन इकॉनमी है उसका उस बुक से है बेटा, इंडियन इकॉनमी। ठीक है, TR जैन वाली बुक है बेटा। और इसमें हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ। बेटा देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं इस वीडियो को। और इसमें क्योंकि देखो अल्टीमेटली हेडिंग्स आपको इंग्लिश में ही देखने को मिल जाती है। देन अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब आप इंग्लिश में जो आपके पास नोट्स हैं या अगर आप अपनी बुक भी पढ़ते हो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो था क्या। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। कोई समझोगे तो बेटा हिंदी में ही, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी आपके पास जो नोट्स होंगे या जो भी बुक है आपके पास, आप उसको फिर इंग्लिश में आप पढ़ लो, वो समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक था क्या, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो फिर ये वीडियो है मेन। बेटा सबसे पहला पर जो पॉइंट है इसमें बेटा वो है हमारा व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन क्या है। देखो ये मैं स्टार्ट करूँगा बट उससे पहले कुछ समझ लेते हैं कि इंडिया में जब अंग्रेज जब लूट के गए थे तो उस टाइम पे इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। और इस तरीके से इंडिया की ग्रोथ करना ये बहुत बड़ी जो मुश्किल जो सामने थी सरकार के, वो ये थी कि अब यहाँ से जहाँ हमारा देश ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है और जो भी हमारे पास संसाधन है, क्योंकि संसाधन ज़्यादा बचे नहीं थे, सब लूट के ले गए थे, तो जो भी संसाधन हमारे पास है उसको लेकर हम अपने देश को आगे कहाँ तक और कैसे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारे पास वो था इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन करना। देखो बेटा, नियोजन का मतलब हो गया आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ताकि जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक, अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे तो रिसोर्सेज की वो वेस्टेज हो जाती है। और हमें जब गोल ही नहीं पता कि हमारा गोल क्या है और उस काम को कैसे करना है, उस गोल को अचीव कैसे करना है, तो बेटा यहाँ पे एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस आपके जो रिसोर्सेज है आपके पास लिमिटेड जो भी संसाधन बचे थे हमारे देश के पास, तो हम उसको भी वेस्ट कर देते। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास था इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, जो कि हमें करना। अभी इसके अंदर बेटा पॉइंट है क्या वो समझते हैं। लिखा है बेटा, आर्थिक नियोजन से हमारा अभिप्राय है उस प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय अधिकारी, अब केंद्रीय अधिकारी को आप गवर्नमेंट कह लो एक तरह से, लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है। लक्ष्यों के समूह, कितने आपके गोल हैं उनको आप एक समूह में निर्धारित कर लोगे। निर्धारित का मतलब होता है सेट करना, आपने पहले से अपने लक्ष्य सेट किए और एक निश्चित समय बेटा फिक्स टाइम ऑलरेडी आप देते हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लिखा है। और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करना। तो बेटा आर्थिक नियोजन क्या हो गया। आर्थिक नियोजन एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी है, गवर्नमेंट के अलावा से, जो लक्ष्यों का समूह बनाता है। देन उसके बाद फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है। ठीक है, लिखा है बेटा, इसका मुख्य केंद्र बिंदु मतलब कि जो फोकस है इस अधिकारी का या सरकार का, वो ये होता है कि दुर्लभ संसाधन, मतलब हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किफ़ायतपूर्ण का मतलब होता है कि बिना वेस्टेज किए उसका प्रबंधन करना। ठीक, संसाधनों का इस प्रकार किफ़ायतपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए कि जीडीपी समृद्धि के साथ सामाजिक कल्याण भी अधिकतम हो जाए। देखो बेटा, जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, और प्लस सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण से मतलब क्या है। सामाजिक कल्याण से मेरा मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारे देश में गरीब भी बहुत ज़्यादा है और अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकम की जो असमानता जो आपको दिखाई देती है कि अगर आप देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है बेटा, जब अंग्रेज चले गए थे और ऐसे में अगर हमारी सरकार, देश की सरकार, अगर जो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग थे जिनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, अगर उनके ऊपर ही छोड़ देते कि भैया जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम उत्पादन करो,
जितने में भी तुम बेचना चाहो उतने में बेचो, हमें कोई लेना देना नहीं है, अल्टीमेटली हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। बट यहाँ पर क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो गरीबों की थी, और ऐसे में अगर प्रोडक्शन गरीबों के लिए नहीं होता तो हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता। हमें गरीबों को और अमीरों को दोनों को साथ लेके चलना है, और इनके बीच में जो गैप है इनकम का वो हमें कम करना है। सरकार ने इसी चीज़ को समझा, और जब इकोनॉमिक प्लानिंग जब वो कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये वाली बात थी कि जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो जाए और साथ में सामाजिक कल्याण भी हो, मतलब समाज के कोई भी वर्ग हो उन सभी को समान चीज़ें उनको प्राप्त हो। मतलब प्रोडक्शन उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो गरीब हैं, और प्रोडक्शन उनके लिए भी होना चाहिए जो अमीर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसको। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है बेटा लिखा हुआ है कि आर्थिक नियोजन का जो विचार है बेटा वो है प्रोफेसर महालनोबिस। इन्होंने बेटा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी, योजना आयोग की। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया, बंद कर दिया है। और फरवरी 2014 में मोदी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार आने के बाद 2015 फरवरी में बेटा उसका योजना आयोग का नाम खत्म करके नीति आयोग ये नाम रखा हुआ है। नीति आयोग की भूमिका देश में जीडीपी समवृद्धि, मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाना है, उसके लिए नीतियां बनानी है कि किस तरह से जीडीपी की ग्रोथ इंक्रीज हो। बी फ्रैंक, आप मुझे बताओ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसमें, आप मुझे बताओ बेटा कि जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है, जरा मुझे बताना बेटा। जो ग्रोथ रेट है उसकी क्या हालचाल है 2020 में, 2020 में भी नहीं, बन 2017, 2018, 2019 और 2020 में क्या उसके हालचाल थे, ज़रा कमेंट करना, देखते हैं किस बच्चे को पता है इसके बारे में। अच्छा सुनो बेटा आगे की बात। अभी हमने बेटा नियोजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अभी आर्थिक नियोजन के बारे में। और बेटा अब पॉइंट है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों थी। तो जैसे मैंने कहा था कि जिस तरह से अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो भैया हमें दोनों को ही, समाज को भी, मतलब समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को लेके हमें चलना था आगे। हम किसी भी एक वर्ग को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए बेटा प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, अगर हम वेस्ट कर देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। देखो बेटा क्या लिखा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो बेटा इंग्लिश मीडियम से है वो देखो बेटा समझ लो, बाकी जो नोट्स है आपके पास या जो बुक है वहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत को अंग्रेजों से विरासत में पिछड़ी हुई और गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली, मतलब अर्थव्यवस्था की भाई पूरी तरह से वाट लगा दी थी। उत्पादन और उत्पादकता का स्तर कम होने के कारण यह पिछड़ी हुई थी, मतलब एक तो उत्पादन भी कम होता था और साथ में उत्पादकता जो है बेटा उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब थी। जीडीपी समृद्धि दर मंद या बेहद कम कह लो आप उसे, के कारण गतिहीन थी। ऐसी अर्थव्यवस्था को मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। बेटा ध्यान रखना कि जब बोला जाए ना कि क्या कहते हैं उसे, मांग और पूर्ति बाजार शक्ति, तो इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मांग और पूर्ति बाजार का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी है। अगर जिस बाजार में सरकार नहीं आती उसको हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पर कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियाँ करती हैं। मांग जितनी ज़्यादा होगी प्राइस उतना ज़्यादा होगा, पूर्ति जितनी कम होगी प्राइस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि किसी काम की नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, बहुत ख़राब हालत थी, ऐसे में हम बाजार के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे उसको। आगे क्या लिखा है, जिससे कि वह समृद्धि तथा विकास का अपना मार्ग ढूंढ सकें। इसके लिए सरकार द्वारा भारी निवेश करने की आवश्यकता थी, अतः आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है और कुछ भी नहीं है। मैं बेटा यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट। अर्थव्यवस्थाओं के बेटा कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बेटा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, ठीक है बेटा। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है और व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
जैसे कि लाभ अधिकतम के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी के मालिक कौन हैं? प्राइवेट लोग, मतलब कि व्यक्ति। स्वामित्व किनके पास है बेटा? लोगों के पास है। सरकार का कोई भी यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं होती। आगे लिखा है कि व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जो भी अपने पैसों से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी वो डिसीजन लेगा वो उसका खुद का होगा, वहाँ पे सरकार उसको कुछ नहीं बोलती। जैसे अगर कोई भी एसेंशियल कोई भी चीज़ है उसमें सरकार बीच में आ जाती है कि भैया प्राइस आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सरकार के पीछे हट जाए, सरकार कहे कि भैया हमने आपको फ्री कर दिया, आपको जो करना है वो करो, जितना प्राइस करना है वो इतना प्राइस करो, जितना प्रोडक्शन करना है वो आपकी मर्जी है, कम करना है कम करो, ज़्यादा करना है ज़्यादा करो, वो आपके ऊपर है। मतलब सारे निर्णय किसके ऊपर हो गए? लोगों के हाथ में हो गए। कौन से लोग? जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। अगर आप उन्हीं के हाथों में सौंप दोगे तो बेटा उसको बोलते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? अच्छा, अगर हम बात करें आगे कि बेटा इसके फीचर्स क्या है, तो बेटा फीचर्स में क्या क्या लिखा है मैं फिर कहूँगा कि बेटा हिंदी मीडियम में मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने इंग्लिश मीडियम में भी देखा, वहाँ पे पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेटा क्या लिखा हुआ है? उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमों का स्वामित्व है। ऑब्वियसली बात है बेटा, उत्पादन के, प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर मालिक कौन है? उन सभी का मालिक कौन है बेटा? प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं। उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है कि उनका लाभ अधिकतम हो। भाई प्राइवेट कंपनी के हाथ में दोगे अगर, तो भैया वो अपना प्रॉफिट ही देखेगी, हमेशा ध्यान रखना। सरकार की भूमिका मुख्य रूप से देश के कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा के रखरखाव तक ही सीमित होती है। तो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का जो काम होता है, सरकार का जो रोल है बेटा, वो रोल सिर्फ कानून बनाने में, व्यवस्था करने में, या क्या कहते हैं सिक्योरिटी देने में देश को, बस वहीं तक ही उनका काम रह जाता है। वो फिर बीच में मार्केट में नहीं आती। मतलब जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल हो, उसके बीच में वो नहीं आएगी। वो कहेगी भैया जो बाज़ार है, जो इकॉनमी हमारी, हमें कोई लेना देना नहीं भैया, हम तो अपना कानून व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ पे बस बात खत्म, बाकी आप अपना खुद का देख लो। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसके मेरिट क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो क्यों है, क्या लिखा है? इस प्रणाली का मुख्य गुण ये है कि इसके द्वारा स्वहित का पोषण होता है, लाभ अधिकतम होता है और उसके अनुसार जीडीपी समृद्धि की गति तीव्र होती है। पहले देखो दो मैं आपको बता देता हूँ। स्वहित का पोषण का मतलब होता है बेटा अपने आप ही इकोनॉमी ठीक होती चली जाती है। ठीक है, इसमें सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरा पॉइंट है बेटा लाभ ज़्यादा होता है। भाई वैसी बात है, अगर कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है जो क्या कहते हैं खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है, खुद ही यूनिट लगा रहा है, सारा पैसा वो दे रहा है, तो उसी तरह उसका जो मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना होगा, तो प्रॉफिट उसका मैक्सिमम होगा। और बल्कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं है तो इस तरह तो अपनी मनमानी करेगा। और बेटा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा कमाएगा वो, तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी। ठीक है। लेकिन बेटा इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट बेटा क्या लिखा है? समाज के सामूहिक हित की उपेक्षा करेगा। ये बेटा समाज के लिए नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेटा कभी भी समाज के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम करती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इसे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगी जिनसे क्या होगा बच्चे? अधिकतम लाभ होगा। भाई जिन चीज़ों से उसको लाभ नहीं होता वो सारी चीज़ें नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत सिंपल है। उत्पादन धनी वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। समाज के निर्धन वर्ग को प्राय वंचन का मतलब कि उनको वांछित कर दिया, उनको वहाँ वो सामान नहीं दिया, मतलब उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ बिना सामाजिक न्याय के विकास होता है। तो बेटा सामाजिक न्याय मिलेगा कैसे? अब समाज में दो वर्ग है, गरीब एक अमीर है। आपने अमीरों के लिए तो काम कर दिया, गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा, तो बेटा सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? राइट। तो बिना सामाजिक न्याय के बेटा आप ग्रोथ करते हो, वो देश की इकोनॉमी बेटा ग्रोथ करती है। तो अल्टीमेटली आपके नज़र में बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था, बेटा ये बहुत खतरनाक अर्थव्यवस्था है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, जिसको हम बेटा सामूहिक या सार्वजनिक कह लो, और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक निर्णय सरकारी अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं।
अब बेटा यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि इससे पहले हमने कहा था प्राइवेट लोगों के हाथ में है, इसमें क्या हो गया बेटा सरकार के हाथ में है। अब यहाँ पे बेटा सारी चीज़ सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो अगर सरकार के हाथ में होगी तो इस बात ऑब्वियस सी बात है बेटा, सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सरकार काम करती है लोगों के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए। बेटा अब इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा बेटा इसकी विशेषताएं आपने शायद अंदाज़ा भी लगा भी लिया होगा, शायद इसका अंदाज़ा कि इसमें जो उत्पादन जो संसाधन है वो बेटा संपूर्ण रूप से समाज के स्वामित्व के होते हैं, मतलब कि उसमें सार्वजनिक स्वामित्व होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि बेटा उत्पादन के साधनों का जो हम उपयोग करेंगे वो इस ढंग से करेंगे कि लाभ अधिकतम हो। भाई देखो जानबूझ के लॉस तो कोई नहीं करता, तो अगर सरकार भी अगर उत्पादन करेगी तो उसके मन में भी लाभ कमाने का होगा कहीं ना कहीं, मतलब नॉट इन द सेंस कि प्रॉफिट कमा के सरकार खुद एंजॉय करेगी, वो नहीं, मतलब अगर पॉजिटिव रहता है तो वही पैसा दोबारा रीयूज हो जाता है, उस लेवल पे प्रॉफिट कह रहा हूँ बेटा, वो वाला प्रॉफिट नहीं कह रहा जो आप सोच रहे हो। उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। क्या लिखा है बेटा, उत्पादन की प्रक्रिया में अगर जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें बेटा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है बेटा, सरकार की होती है। मेरिट की बात करें तो बेटा ऑब्वियसली बात है, मेरिट में बेटा आप यही चीज़ लिखोगे कि ये क्या कहते हैं समाज के लिए ही है ना, समाज के भले के लिए है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आय के वितरण में समानता प्राप्त करती है। भाई ध्यान रखना, इक्वालिटी लेकर आती है बेटा इनकम में। विकास प्रक्रिया समावेशी हो जाती है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बेटा गुण बहुत ही सिंपल है कि क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था आय का जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, उसमें इक्वालिटी लेकर आ जाती है, ठीक। अवगुण की अगर हम बात करें तो बेटा अवगुण में बस ये लिखा होगा कि जीडीपी की ना, एक ही चीज़ बोलूँगा बेटा, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। जीडीपी की जो ग्रोथ होती है बेटा वो बहुत धीमे तरीके से होती है। अब बेटा बात आ जाती है मिक्स इकोनॉमी। तो बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ऑब्वियसली बात है, जैसा नाम है कि आपने दो चीज़ें मिक्स कर ली, तो यहाँ पे बेटा समाजवादी और आपकी क्या हो गई बेटा पूंजीवादी, दोनों ही अर्थव्यवस्था को बेटा आप मिक्स कर लेते हो। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारी सरकार होती हैं मतलब वो भी काम कर सकती हैं। उत्पादन निर्णय मोटे तौर पर लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत पर लिए जाते हैं परंतु सामाजिक न्याय की जांच और संतुलन के बिना नहीं। मतलब उत्पादन का जो निर्णय है अगेन वो होता तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के सिद्धांत पे, बट स्टिल हम सामाजिक न्याय की जांच करेंगे ही करेंगे, क्या हम संतुलन बिठा रहे हैं दोनों के बीच में या नहीं। समाज से मेरा मतलब बेटा दोबारा से गरीब और अमीर को लेकर ही है, क्या हम उनके बीच में समानता लेके आ पा रहे हैं कि नहीं लेके आ पा रहे, ये बेटा हम मिक्स इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बेटा चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसकी विशेषता क्या है, तो इसी बात है बेटा, इसमें जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसमें निजी उद्यमी भी है और साथ में सरकार भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखा है निजी क्षेत्र में उत्पादन निर्णय लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत द्वारा लिए तो जाते हैं, लेकिन बेटा सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के नियम का भी बेटा प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व का मतलब होता है कि भाई उनका भी दबदबा है, उनको भी ध्यान देना जरूरी है। थर्ड पॉइंट बेटा, उत्पादन की प्रक्रिया में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बेटा प्रोडक्शन में आपका जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो आपकी सार्वजनिक कंपनियां हैं बेटा दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा यहाँ पे बेटा रोल देखने को आपको मिलता है। आप बात करते हो बेटा इसकी मेरिट की, तो भाई मेरिट में कुछ ज़्यादा लगते हैं इसकी और डीमेरिट तो कुछ खास कुछ लगते ही नहीं बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा मेरिट की, तो बेटा मेरिट में क्या लिखा हुआ है, मेरिट में लिखा हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण ये है कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को भी जोड़ती हैं। एक और जीडीपी समृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखो बेटा अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो बेटा जीडीपी में भी ग्रोथ देगी, और अगर हम बात करते हैं बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था तो भाई ये सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा भी देगी। तो दोनों के ही गुण बेटा इसके मैच हो जाते हैं। अब डीमेरिट भाई इसके भी होते हैं, एक बार देखते बेटा इसके डीमेरिट क्या है। तो
तो D-मैट में लिखा हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख अवगुण यह है कि सरकारी क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है, जिससे कुशलता उत्पादकता कम होती है। इस अवगुण के कारण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत धीरे धीरे उद्यमों के निजीकरण का चयन कर रही है। लेकिन बेटा अगेन अगर निजीकरण अगर कर देंगे तो जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो अवगुण थे बेटा वो आने लग जाएंगे इसमें। तो दोनों ही करना सही नहीं है, दोनों का मिक्सअप करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भागोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। और एक बात और बेटा, एकदम से नहीं होता ये सब कुछ, धीरे धीरे होता है। अगर आपको लगे कि नहीं सर अभी तो हुआ ही नहीं कुछ, तो बेटा अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे होती है, एकदम से कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक ही, अभी इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया की जो भी प्लानिंग होती है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही पीरियड में बेटा गोल्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना बेटा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।